Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2, Insight and Short-Term Counseling. This is Unit 2 of Block 1, Group B, MPCE 023, Interventions in Counseling. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इनसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट काउंसलिंग क्या होती है, इनसाइट काउंसलिंग में कौन कौन सी थेरेपीज यूज़ होती हैं, एंड देन शॉर्ट टर्म काउंसलिंग का क्या मतलब होता है और वो किन लोगों के लिए की जाती है. सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक इनसाइट. इनसाइट का मतलब होता है खुद के बारे में जानना. हम कौन हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, हमारे फियर्स क्या हैं, वो सब पता लगाना इनसाइट के अंदर आता है. तो मेजर गोल जो इनसाइट का होता है वो होता है कि साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी की काउंसलिंग के थ्रू हम लोगों को ये पता लगवाएं कि उस इंसान के अंदर चल क्या रहा है, उसके मोटिवेशंस क्या हैं, उसके बिहेवियर कैसे चेंज किया जा सकता है, अच्छे बिहेवियर्स में कैसे चेंज लाया जा सकता है उसके अंदर. अगेन इनसाइट की इन्होंने डेफिनेशन दी है. आप अगर देखें तो यहाँ पे रेड मार्क है, दैट मीन्स रेड टिक का मतलब है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी फ्यूचर में आएगा. तो नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनसाइट. तो इनसाइट का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज, खुद के बारे में जानना. अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ वंस मोटिव्स. हमारी जो इच्छा है, हमारी लाइफ में हमारा जो मोटिव है, हम जो लाइफ में करना चाहते हैं उसका क्या कारण है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारे बिहेवियर का क्या कारण है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो ये सब पता लगाना और हमारे अंदर जो इनअप्रोप्रिएट हमने एक्शन किया है या हमारी जो इररेशनल थिंकिंग प्रोसेस है वो क्यों है, वो सब पता लगाना इनसाइट के अंदर आता है. तो डेफिनेशन ऑफ इनसाइट काउंसलिंग क्या होगी. अब इनसाइट काउंसलिंग का मतलब होता है वो थेरेपीज़ जो यूज़ करके हम इंसान को हेल्प करते हैं उनकी इनसाइट जानने में और फिर कैसे उन चीज़ों में चेंज लाना जो उसको निगेटिवली असर कर रही है उसकी लाइफ में, उसको हम इनसाइट काउंसलिंग कहते हैं. काउंसलिंग और इनसाइट कैसे रिलेटेड है इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनसाइट जो होता है ये तो जैसे मैंने पहले बताया है कि खुद के बारे में यही चीज़ें बहुत बारी रिपीटेड हैं. इसमें अगर आप देखो तो हर बारी थोड़ी थोड़ी देर में यही सेम चीज़ रिपीट की गई है. तो हम शॉर्ट में इसको ख़त्म करते हैं. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं क्लाइंट को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी लाइफ में, उसके बिहेवियर में, उसकी एक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं. और हम प्रमोट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट प्रमोट करते हैं उसकी मेंटल हेल्थ क्लाइंट की, सो दैट उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको हम दूर करवा सके. ये इनसाइट जो है ये हेल्प करती है क्लाइंट को अपनी खुद की फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करने में. देन ये इनसाइट जो होता है वो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशन कैसा है, और जो ट्रीटमेंट है ये क्लाइंट को हेल्प करेगा फुल अंडरस्टैंडिंग में और चेंज में. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो इनसाइट थेरेपी को अगर हम देखें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत तरह की थेरेपीज़ आती हैं जो हम अप्लाई करते हैं क्लाइंट के ऊपर, सो दैट वो क्लाइंट अपने आप को समझ सके और उस पर एक्शन ले सके, अपनी फीलिंग्स, थिंकिंग को शेयर करके अपने जो उसके अंदर के ड्राइव्स हैं, उसकी जो ईगो की वजह से इसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो ठीक कर सके. तो फर्स्ट मेथड है साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस जो है ये इसमें रेड टिक लगा है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है. मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम मुझे अलाउ करता है तो मैं इन सारे जितनी भी थेरेपीज़ हैं इनके सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें ओवरऑल जहाँ जो चीज़ें हमें दी हैं अलग अलग डिफरेंट बुक्स में उन सबको कंबाइन करके मैं डाल दूँगी. So, but condition applies again if I get time because your exams are in first week of September. This is 2020. So 2020 में कोविड की वजह से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो लेट हो गए हैं एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक्सपेक्टेड है. सो आई होप अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई वुड मेक वीडियोज़ बिफोर दैट.
साइको एनालिसिस की बात करें तो साइको एनालिसिस जो है वो फ्रूड ने दिया था। फ्रूड ने कहा कि जो भी इंसान जब बॉर्न होता है तो उसकी बहुत सारी ड्राइव्स होती है, और किसी की भी साइकी जो होती है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये इनके आपस में ये तीनों मिलके किसी इंसान की पर्सनैलिटी बनाती है एंड ओवरऑल एनर्जी बनाती है। लेकिन जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इंसान एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, उसके रिलेशनशिप्स में असर होता है उस चीज़ का, वो बहुत सारी चीज़ें रिप्रेस करता है। अपने जो अंदर उसके मन में जो थॉट चल रहे होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, जो फुलफिल नहीं होते, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फ्रूड की एक और सेकंड थ्योरी है जिसे बोलते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी आने लगती है जब ईगो का रिएक्शन होता है, जब सप्रेस्ड आईडी की वजह से। तो ये अनकॉन्शियस पार्ट जो ईगो का होता है वो उस इंसान को भी नहीं पता होता कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके जो बचपन के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस आ रहा होता है। तो साइको एनालिसिस जो है ये यही पता लगाता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने का। फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में जो क्लाइंट और काउंसलर हैं इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, यानी जो क्लाइंट है वो ट्रस्ट करना शुरू करता है काउंसलर के ऊपर, और जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है तो क्लाइंट बिना हेसिटेशन के अपने अंदर की बातें, अपने मन की बातें काउंसलर से शेयर कर देता है विदाउट एनी हेसिटेशन। और जब वो ऐसा करता है तो जो काउंसलर है वो समझ पाते हैं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको हेल्प करते हैं उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। सारे इनिबिशंस हमें उसके हटाने होते हैं क्लाइंट के। सेकंड टेक्निक है उसको बोलते हैं ड्रीम एनालिसिस। जब क्लाइंट ओपनली किसी से ये चीज़ नहीं शेयर कर पाता तो वो अपने ड्रीम्स, जो वो सोते में सपने देखता है, उसको अपने काउंसलर से डिस्कस करता है। तो ड्रीम्स जो होते हैं ये हमारे अंदर के मन की जानने वाले एक बहुत बड़े सोर्स होते हैं, बट वो डायरेक्टली हमें नहीं बताते, इनडायरेक्टली हमारे सपनों में ये चीज़ें आती हैं, और उसको जो हमारे काउंसलर हैं वो उसको डील करते, उसको इंटरप्रेट करते हैं उस ड्रीम को, और फिर रियलिटी से कनेक्ट करके उसको डिस्क्लोज करते हैं क्लाइंट के सामने, और क्लाइंट को समझाते हैं कि क्या उसकी लाइफ में कौन है और ड्रीम का कौन सा कैरेक्टर वो खुद है। और इस तरह से उसको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं। थर्ड तरीका है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में जो क्लाइंट है वो अपनी सारी जो पास्ट हर्ट्स हैं वो काउंसलर के ऊपर निकालता है, और जब काउंसलर के ऊपर निकालता है तो वो जो जितने भी सप्रेशंस है वो अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि कभी कभी काउंटर ट्रांसफरेंस भी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा संभल के देखना पड़ता है कि ये करना है नहीं करना है। जो अगर स्पेशलिस्ट है वही इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। नाउ कमिंग टू ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। तो ये जो है ये भी इंसाइट थेरेपी का एक तरीका है, जिसमें जो ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल काउंसलर्स होते हैं ये ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं इंसान की फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर। वो बिलीव करते हैं कि हर एक पर्सन फ्री है अपने ट्रेट्स के लिए, और जो इस चीज़ को हमेशा समझदारी से यूज़ करना चाहिए इंसान को। ये जो जितने भी साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी जो होती है वो पर्सनालिटी टाइप्स में ग्रुप किया जाता है, पर्सनालिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में किया जाता है, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इस तरह के। तो ह्यूमनिस्टिक का बेसिक आइडिया यही है जो ये 2-3 लाइन में दिया है। बाकी यहाँ पे इन्होंने फ्रूडियन के बारे में बताया, जंगियन के बारे में बताया हुआ है, जो इससे तो रिलेटेड नहीं है, बट दिया हुआ है इन्होंने जैसे भी करके कि ये किस पे फोकस करते हैं, किस पे नहीं करते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसको अच्छे से बताऊंगी क्या है। बल्कि इसमें सिर्फ आपको ये फर्स्ट 3 लाइन्स ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट जहाँ पे लिखा है ये यहीं पे ही ये 3 लाइनों में ही दिया है जो दिया है इसके ऊपर। नाउ कमिंग टू साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है 1946 में कराई गई थी, और ये फोकस करता है इंसान की प्रेजेंट प्रॉब्लम में, और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके रिलेशनशिप्स चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किस तरह के हैं। सो ये एग्जामिन करता है कि क्लाइंट की जो टेंशन और अनहैप्पीनेस जो फेस कर रहा है वो रिप्रेस्ड फीलिंग की वजह से कर रहा है। तो वो एग्जामिन करता है कि कौन से रिप्रेस्ड फीलिंग्स है ऐसी, और जब वो ऐसा करता है तो वो जो थेरेपिस्ट है वो
उस चीज़ को, उस रिप्रेशन को हटाने की कोशिश करता है। तो पर्सनल अनकॉन्शियस जो होता है वो ब्रेन में थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो ब्रेन के एक एरिया में जाके बैठ जाता है और हमारा ईगो उसको समझ नहीं पाता, जो भी पहले हुआ होता है अनकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा होता है। और वो जब रिप्रेस्ड हो जाता है वो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो इंसान के एक्टिविटीज़ में, बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो जब हम पूरी तरह से इस चीज़ को समझ लेते हैं, यानी काउंसलर जब समझ लेता है पर्सन के सपने, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के अलावा, तो ये एनालिटिकल साइकोलॉजी जो होती है, उसके जो थेरापिस्ट होते हैं वो पेशेंट के साथ मिलके इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। फिर एडलरियन साइकोलॉजी की बात करें तो ये एडलर ने दिया था। एडलर ने स्ट्रेस किया है इंसान के ऊपर एज अ होल, पर्सन एज अ होल। उन्होंने सिर्फ पर्सन के सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस इस तरह की चीज़ों को नहीं पकड़ा। उन्होंने ये बोला कि एक इंसान पूरा का पूरा होता है और वो जो इंसान जो होता है ये हमेशा अपनी लाइफ को गोल डायरेक्टेड रखता है। एक क्रिएटिव इंडिविजुअल होता है जो अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एडलर ने बोला था। एडलर ने बहुत सारे और भी चीज़ें बोली हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि इंसान हमेशा सुपीरियरिटी की तरफ जाना चाहता है और ये नॉट इन ऑन दी एंटी सोशल ग्राउंड। ये सोशल इंसान है, ये अपने सराउंडिंग को भी साथ में ग्रो करना चाहता है और ये समाज के लिए काम करना चाहता है, सोशल गुड के लिए काम करना चाहता है। एडलर ने इम्पोर्टेंस जताई कि पर्सनल गोल की तरफ इंसान हमेशा बढ़ना चाहता है और इन्होंने फोकस किया इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर, इंडिविजुअल फिनोमेनोलॉजी के ऊपर, और जो इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस इंसान अपने ऊपर रख देता है और अपनी लाइफ के ऊपर, उसको दूर करने की कोशिश करी है इन्होंने। और बहुत सारे सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि अच्छा थेरेपेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए पेशेंट एंड थेरापिस्ट के बीच में, और थेरापिस्ट को रेस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट का थेरापिस्ट के ऊपर। सो जो एडलेरियन थेरेपी है ये इंक्रीज़ करती है इंसान का सोशल इंटरेस्ट एज वेल एज खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीन चीज़ें एडलेरियन थेरेपी में इंक्रीज़ होती हैं, सोशल इंटरेस्ट, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक तरह की ह्यूमनिस्टिक थेरेपी मेथड है और प्रैक्टिकल मेथड है ये बहुत ज़्यादा, और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में कौन कौन से डिसफंक्शंस हैं और कैसे उसको चेंज करना है। कमिंग टू एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है ये फिलोसॉफिकल थ्योरी है एक तरह की, और ये एम्फेसाइज करती है एग्जिस्टेंस के ऊपर, पूरी ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के ऊपर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करती है। ये प्रॉब्लम्स को नहीं देखती, ये टेक्निक्स देखती है, ये लाइफ थीम्स के ऊपर ध्यान देती है। ये पेशेंट की सेल्फ अवेयरनेस और उसकी एबिलिटी से बढ़कर वो इमीडिएट जो प्रॉब्लम हैं और इवेंट है उनसे हटकर ये फोकस करती है कि इंसान कैसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये फोकस करती है उन टेक्निक पे जो एग्जिस्टेंशियल थीम के ऊपर बेस्ड है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थेरापेटिक रिलेशनशिप बना के पेशेंट के साथ। सो ये अनकवर करती है कॉमन थीम्स को इंसान की लाइफ की, और कैसे फुल्ली इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकता है और कैसे लर्न कर सकता है अपनी फुल कैपेसिटी को यूज़ करने में, इस पे ध्यान देती है। तो ये पेशेंट को फुल्ली अवेयर कराती है, उसकी नीड्स क्या हैं उसको अवेयर कराती है, सो दैट ये अपनी लाइफ में अच्छे से जी सके और आगे बढ़ सके। सो ये भी एक तरह की इनसाइट थेरेपी ही है। इस थेरेपी से इंसान और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये बताया इन्होंने। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बात करें तो कार्ल रॉजर ने दी थी ये। रॉजर की जो थेरेपी है ये कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेज, नॉन डायरेक्टिव स्टेज, क्लाइंट सेंटर्ड स्टेज एंड पर्सन सेंटर्ड स्टेज। इन स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये एक चैप्टर ही है पूरा, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ बहुत शॉर्टकट में दिया है। तो यू नीड नॉट टू वरी, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगी। बट आपको बस इतना याद रखना है इस चैप्टर में कि इनसाइट
इनसाइट के अंदर, इनसाइट थेरेपी के अंदर कौन कौन सी थेरेपीज इन्होंने डाली है, और वो सब आप नंबर डाल के लिख सकते हैं और छोटा छोटा उसके बारे में लिख सकते हैं, एक समरी टाइप। तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बात करें तो ये एज्यूम करती है ह्यूमन नेचर के ऊपर, और कैसे जो लोग हैं वो अपने एजम्पशंस को समझते हैं। इसमें रॉजर ने बताया है कि ये जो इंसान है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है खुद के एक्शंस के लिए, खुद के ट्रबल्स के लिए। और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो है ये पॉजिटिव व्यू रखती है पेशेंट के लिए, और वो बिलीव करती है कि इंसान खुद ही फुल्ली फंक्शनिंग है, वो खुद फुल्ली फंक्शनल होना चाहता है, वो नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स के लिए रोता नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो कैसे वो आगे बढ़ सकता है वो उन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया है कि जो पेशेंट में चेंज तभी आ सकता है जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। जैसे कि पेशेंट अगर एंशियस होगा और इनकॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब हार्मनी नहीं होगी उसके अंदर, और वो थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करेगा, ये क्राइटेरिया है जब पेशेंट में चेंज आ सकता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है पेशेंट में चेंज कब आएगा? जब थेरेपिस्ट जेन्युइन होगा, थेरेपिस्ट जो सोचता है और जो बोलता है दोनों सेम चीज़ें बोल रहा होगा। थर्ड पॉइंट है थेरेपिस्ट एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट को, अनकंडीशनली रेस्पेक्ट देगा, केयर करेगा। फोर्थ, थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड करेगा पेशेंट के थॉट और एक्सपीरियंसेस के लिए को, और अंडरस्टैंड करेगा पेशेंट क्या बोलना चाहता है, पेशेंट की क्या सोच है। तो जब ये 4 कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम पेशेंट में चेंज देख सकते हैं क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच से। तो जो पेशेंट परसीव कर पाएगा अपनी कंडीशंस को, थेरेपिस्ट ने जो बताई हैं, और फिर हम टेक्निक्स लगाएंगे थेरेपी की और उसको हेल्प करेंगे कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके और हायर कॉन्शियसनेस को पहुंच सके कि वो क्या है, क्या अपनी प्रॉब्लम समझ सके। नाउ नेक्स्ट है गेस्टाल्ट थेरेपी। जो गेस्टाल्ट थेरेपी है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, फुल। सो ये फोकस करती है परसेप्शन पे और पूरे इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे। इसमें जो पेशेंट की अवेयरनेस को एक्नॉलेज किया जाता है, जो उसको पता नहीं है, पेशेंट को जो अपनी फीलिंग्स के बारे में जो पता नहीं है, वो उसे अवेयर कराया जाता है उस फीलिंग के बारे में। और जब वो अवेयर हो जाता है तो वो पोटेंशियलिटी उसकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि जिन थॉट्स और फीलिंग्स को वो डिनाई कर रहा था बहुत पहले से, अब वो उसको समझ रहा है और उसको पता चल रहा है। तो गेस्टाल्ट थेरेपी एक तरह की ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट है। गेस्टाल्ट थेरेपी ये बोलती है कि जो लोग हैं वो गुड हैं, अच्छे हैं, और उनकी जो गुडनेस है वो खुद से ही शो होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तब आती है, फ्रस्ट्रेशंस और डिनायल्स तब आते हैं जब उनकी इननेट गुडनेस दब जाती है, किसी रीजन से दबा दी जाती है। तो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट जो होता है वो फोकस करता है क्रिएटिव एस्पेक्ट में पीपल के, और उनकी प्रॉब्लमेटिक पार्ट पे नहीं। उसको एहसास दिलाता है कि वो कितना अच्छा है और उसके अंदर कितना क्रिएटिव चीज़ें हैं। सो उसकी प्रॉब्लम पे जोर ना देके उसकी पॉजिटिविटी पे जोर देता है। तो ये फोकस करता है थेरेपी रूम में कि उसके पास्ट को ना उखाड़ा जाए पेशेंट के, और पेशेंट के अभी प्रेजेंट में क्या उसके साथ हो रहा है उसके रूम में, उसकी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जाए। और पास्ट में तभी हम जाएंगे जब उसका पास्ट उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, और तब हम उसका पास्ट को डिस्कस कर सकते हैं प्रेजेंट में लाके। हम उससे कभी भी वाई करके नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही हम कोशिश करेंगे कि कोई भी वो प्रेजेंट में ऐसे डिसीजन ले ले जिससे वो नहीं करना चाहता है। तो थेरेपिस्ट का रोल प्ले होता है इसमें, और समटाइम्स वो फोकस करता है डांट के भी, पेशेंट को डांटता भी है, उसको फोर्स भी करता है कि भाई उसकी अवेयरनेस में उसकी प्रॉब्लम्स को लाने के लिए। सो जब गेस्टाल्ट बिलीव करते हैं कि जब हम अवेयरनेस ला देते हैं पेशेंट के अंदर, तो ये पेशेंट समझने लगता है और एक्सेप्ट कर लेता है अपने डर और अपनी नीड्स को, तो वो अपने आप ही अपने गोल्स तक पहुंचना शुरू हो जाता है और अपनी नीड्स का ध्यान रखना शुरू कर देता है। तो ये गेस्टाल्ट का था, हियर एंड नाउ अप्रोच होती है गेस्टाल्ट की। Now coming to the topic, again you would be seeing this red mark, that means ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा।
शॉर्ट टर्म काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आती है। इन्होंने शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के बारे में बाद में बताया है, अभी फिलहाल इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि किनको काउंसलिंग देनी चाहिए और किनको शॉर्ट टर्म काउंसलिंग नहीं देनी चाहिए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये जो काउंसलिंग होती है वो छोटे टाइम की होती है, ज़्यादा लंबी खिंचती नहीं है। ये उन कपल्स के लिए मैरिज काउंसलिंग, एक तरह शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के अंदर मैरिज काउंसलिंग ज़्यादा आती है। मैरिज काउंसलिंग में कौन कौन से कपल की हम कर सकते हैं? ऐसे कपल की कर सकते हैं जो अभी भी लव में है, यानी दोनों आपस में कनेक्टेड फील करते हैं। दूसरा, जब वो ओपन है थेरेपी के लिए, वो चाहते हैं कि थेरेपी उन्हें लेनी है और वो चेंज भी चाहते हैं अपनी थेरेपी से। किनको हमें शॉर्ट टर्म काउंसलिंग नहीं देनी है? शॉर्ट टर्म काउंसलिंग उनको नहीं देनी है जो हेल्प मांग ही नहीं रहे, जिनको काउंसलिंग चाहिए नहीं है, हम उनको क्यों देंगे, और उन्होंने बहुत लंबा टाइम ले लिया है काउंसलिंग के लिए। दूसरा, वो जो ऑलरेडी डिवोर्स ले रहे हैं और वो काउंसलिंग लेना ही नहीं चाहते, उनको हम शॉर्ट टर्म काउंसलिंग नहीं देंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, और किनको हम दे सकते हैं काउंसलिंग? ऐसे कपल जो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं मैरिज में जाने के लिए, मतलब मैरिज करने के लिए, मैरिज काउंसलिंग में आने के लिए। मैरिड हैं वो कपल्स और मैरिज काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, और बहुत बैड हैबिट्स उनकी बन गई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से वो लोग ये ऐसी कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके, जो हैबिट बन गई है अब, और निगेटिव रेस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर्स हैं उनके, तो उनको शॉर्ट टर्म काउंसलिंग चाहिए होती है। तो हैबिट को क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगा है, तो छूटने में भी टाइम लगता है, ये मानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कपल्स जो लव में हैं और वो रिजॉल्व करना चाहते हैं अपने मैरिटल इश्यूज़, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उनके पास है और स्पेसिफिक सोल्यूशन भी है उनके पास, और वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो परफेक्ट हो जाए, तो ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म काउंसलिंग देनी चाहिए। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग मॉडल जो है ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये इन्होंने प्रिंसिपल बताए हैं, ये एग्जाम में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ। यानी फर्स्ट है कि फोकस ऑन ए स्पेसिफिक सोल्यूशन दैट द काउंसलर वांट्स टू गेट। हमें शॉर्ट टर्म काउंसलिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि जो काउंसलिंग के लिए आए हैं वो अपनी प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी लेके आते हैं, और जिनको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है तो उनकी काउंसलिंग करना बड़ा इजी हो जाता है। हम उनको गाइड कर सकते हैं सही रास्ते में, तो हम उनकी प्रॉब्लम को फोकस नहीं करते, हम नेगेटिव साइड में फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम को हम इग्नोर भी नहीं करते। लेकिन सक्सेस तभी मिलती है जब हम सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम फोकस करेंगे सोल्यूशंस पे, और ज़्यादातर जो काउंसली है वो ही, उसी का ही मेन रोल है, क्योंकि हमें तो उसी ने बताया कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है और यही सोल्यूशन है, तो बस उनको हमें गाइड करना है एज एन एक्सपर्ट, सो दैट वो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दूसरा, विलिंगनेस टू चेंज। ऐसे कपल्स जो ऐसे लोग जो वाकई चेंज होना चाहते हैं, वो दूसरा प्रिंसिपल है शॉर्ट टर्म काउंसलिंग का, कि ऐसे लोग जो चेंज होना चाहते हैं उन्हीं को ही तो हम चेंज कर पाएंगे, जो चेंज ही नहीं होना चाहते उनके लिए हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर एक इंसान में एबिलिटी होती है चेंज की। चेंज स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये कांस्टेंट प्रोसेस है, इनएविटेबल है, ये होता ही होता है। सो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या चेंज, और वो धीरे धीरे आता है, तो एकदम से हमें जादू नहीं होगा कि हमें पता चलेगा अच्छा आज ये ऐसा था और कल एकदम ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे चेंज आता है, तो हमें उनको ये समझाना होगा कि जो भी चेंज आएगा बहुत धीरे आएगा, और उनको ज़्यादा पता चलेगा जो लंबे टाइम के बाद आपसे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जायंट स्टेप्स में कभी चेंज नहीं आता, स्मॉल स्टेप्स में चेंज आएगा, ये हमें बताना है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप है लिमिटेड टाइम फ्रेम। हमेशा, चाहे लॉन्ग टर्म काउंसलिंग है चाहे शॉर्ट टर्म काउंसलिंग है, हमें हमेशा काउंसली को, यानी कि जिनकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं क्लाइंट, उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये टाइम लिमिटेड काउंसलिंग है। सो दे हैव टू प्लान कि कब क्या कितना एक्शन करना है। तो जब इस तरह से होगा और काउंसलर एंड काउंसलर की रिलेशनशिप साथ में चलेगी पूरे प्रोसेस में, तभी जाके हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों का ही ज़रूरी होता है, काउंसलर का भी काउंसली का भी। तो उनको ये भी समझाना ज़रूरी है कि उनको एज अ लाइफ, दूसरों की लाइफ और खुद की लाइफ और खुद का बिहेवियर जो दूसरों पे अफेक्ट करता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
जब स्पिरिचुअल लाइफ होगी और हम समझेंगे कि हमारा कर्म दूसरों पर भी असर डालता है, तो ऑटोमेटिकली इंसान सही होना शुरू हो जाता है और अपने गलत कर्मों का फल हमें भी मिलता है। तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड हो वो इंसान। तो ये थे 4 पॉइंट जिनकी हमें शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के प्रिंसिपल। फर्स्ट था कि काउंसली खुद जानता है कि उसको क्या सोल्यूशन है। दूसरा, चेंज होना चाहता है। तीसरा, टाइम फ्रेम होता है इसमें। और चौथा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये 4 पॉइंट्स लिख के आएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इसके। नाउ मेजर गोल क्या है काउंसलर के? वो जो काउंसलर होता है क्या कर सकता है शॉर्ट टर्म में, उसको क्या ध्यान रखना है? एक तो कंफर्टेबल और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनानी है क्लाइंट के साथ, उसको कम्युनिकेट, उससे बात करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना उसकी प्रॉब्लम को और वेरीफाई भी करना है क्लाइंट से, और जो भी काउंसलिंग प्रोसेस पॉसिबल है वो उसको बताना है। मेजर गोल्स को शेयर करना है, उसको बहुत डिटेल में लिखना है कि कैसे काउंसलिंग होगी पूरी, और कोऑपरेट करना है प्रॉब्लम को और खुद को। सो ये थी शॉर्ट टर्म काउंसलिंग की। अब मेंटलाइजेशन है इनसाइट। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है और यहाँ पे रेड मार्क भी है, यानी मेंटलाइजेशन एग्जाम में आ चुका है 3 मार्कर में। सो इसको तैयार करके जाना है। नाम से पता चलता है मेंटलाइजेशन होता क्या है। रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी जिसे कहते हैं, यानी कई चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हम बोल के नहीं बताते, लेकिन हमें सामने वाले के एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो जो लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस कर जाते हैं उनका मेंटलाइजेशन स्ट्रांग होता है, और जो लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनका मेंटलाइजेशन वीक होता है। तो ये वो एबिलिटी होती है जहाँ से हम कंसीव कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं मेंटल स्टेट को, अपना और दूसरों का। उसको हम बोलते हैं मेंटलाइजेशन, यानी दूसरों को समझने की क्षमता रखना, उसको बोलते हैं मेंटलाइजेशन। सो ये एक रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी है। तो ये जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेट कर सकते हैं मेंटल स्टेट को और हमारे डिज़ायर, प्लान्स, गोल्स, ये सब। सो उसको मेंटलाइजेशन कहते हैं। जो मेंटल स्टेट होता है वो अनऑब्जर्वेबल होता है, कंस्ट्रक्ट है। अनऑब्जर्वेबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, ये हमें महसूस करना पड़ता है, हमें कंक्लूड करना पड़ता है लोगों के बिहेवियर से। सो मेंटलाइजेशन जो है वो लैंग्वेज के बाहर की चीज़ है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैसे हम उसको निकालेंगे, ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब उसको समझना पड़ता है। मेंटलाइजेशन जो होता है ये नेसेसरी होता है हमें ये समझने के लिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। फिर ये इनबॉर्न है, मतलब कि मेंटलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सीखने की ज़रूरत है, ये हमारा पैदाइशी एक कैरेक्टर है जो सबके अंदर होता है। तो इन्फेंट जब बॉर्न होता है तो उसमें इमिटेटिव ब्रेन होता है उसका, यानी कि वो कॉपी करता है अपने से बड़ों का। जब हम उसको कोई शब्द सिखाते तो हमारे पीछे पीछे बोलता है इस तरह से। तो वो इमिटेशन जो है वो एक तरह का इसी की वजह से, इमिटेशन की वजह से ही मेंटलाइजेशन होता है। सो एम्पैथी भी एक तरह का मेंटलाइजेशन ही है, मेंटलाइजेशन का ही फॉर्म है। जब हम सामने वाले के दुख को समझने लगते हैं क्या है, कैसा है, सो वो एम्पैथी इज ए मेंटलाइजेशन। तो कुछ ब्रेन रीजन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं सेम ब्रेन का सेम पार्ट एक्टिवेट होता है जब इमिटेशन एंड मेंटलाइजेशन होता है। तो इससे हम ये बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए मेंटलाइजेशन जो है ये सोशल एक तरीका है जिसकी वजह से हम अपना सोशल पार्टनर ढूंढ लेते हैं दुनिया में। मतलब हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है या कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम सब कुछ शेयर कर पाते हैं और बिना हेजिटेशन के। तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मेंटलाइजेशन हो गया है, मतलब हम एक दूसरे को वैसे ही समझ रहे हैं। तो मेंटलाइजेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है एक इंसान को खुद को समझने के लिए, और हर तरीके से ये बहुत ज़रूरी होता है किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, जिनका मेंटलाइजेशन वीक होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना होता है, उनको ज़रूरत होती है थेरेपिस्ट की। थेरेपिस्ट उनको सही दिशा दिखाता है कि कैसे खुद को समझना है, कैसे दूसरे को समझना है। सो उनके साथ प्रॉब्लम आती है। बट जिनका मेंटलाइजेशन स्ट्रांग होता है वो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, जिनका वीक है उनके साथ हम क्या करेंगे, कौन सी थेरेपी लगाएंगे? हम साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी लगाएंगे उनको, सो दैट इनसाइट अप्रोच से हम पता लगा सकते हैं। इनसाइट अप्रोच का मतलब होता है बहुत सारी
जितनी थेरेपीज़ हमने पीछे पढ़ी वो सब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें इन्होंने यही सब चीज़ दिया हुआ है और कई बारी कई तरीके से रिपीट किया है. सो आई वुड नॉट गो इनटू इट दिस. लोग जिनका मेंटलाइजेशन वीक होता है उनमें एंग्जाइटी बहुत पाई जाएगी, डिप्रेशन होगा उनको. सो उनकी स्किल बिल्डिंग करानी पड़ेगी हमें CBT से, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से. सो दैट इज़ वाई वो आर्ट ऑफ लिविंग ये सब जो चलते हैं ये इसीलिए चलते हैं प्रोग्राम्स स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. बेसिकली दैट इज़ एक्चुअली अ काउंसलिंग होती है ये लोगों की, एंड लोगों ने बस नाम बदल दिए आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल ये सब. सो ये है तो काउंसलिंग ही. तो कैसे खुद को समझना है, कैसे पीस रखनी है अपनी लाइफ में. नाउ कमिंग टू शॉर्ट टर्म काउंसलिंग इज 6 सेशन मॉडल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है. इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म काउंसलिंग नाम से पता चल रहा है ये एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेटिंग होती है जो एक बहुत अच्छा तरीका है पूरी पॉपुलेशन तक पहुंचने का, क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो टाइम बचाना चाहते हैं. नोबडी वांट्स कि लंबे लंबे काउंसलिंग सेशंस हो एंड दे विल गेट बोर. तो लेकिन 6 सेशन का होगा तो हैप्पीली पीपल वुड डू. तो ये जो 6 सेशन है उनमें से बताया फर्स्ट 2 सेशन जो होते हैं वो असेसमेंट के लिए होते हैं, यानी हमें उनसे डिस्कस करना है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना है तो वो ले सकते हैं. सो देन हमें पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है. 3rd एंड 4th सेशन जो होगा 6 में से, 3rd एंड 4th सेशन में इंसाइट होगी, मतलब हम थेरेपीज यूज़ करेंगे एंड स्ट्रेटजीज बनाएंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे. एंड 5th एंड 6th जो होगा वो टर्मिनेशन का स्टेज होगा. इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल बताए हैं शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के, जैसे कि म्यूचुअल गोल डायरेक्टेडनेस, मतलब दोनों मिलके क्लाइंट एंड काउंसलर मिलके गोल ढूंढेंगे. क्विक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर जल्दी से प्रॉब्लम ढूंढेंगे क्या है. फिर रिमाइंडर ऑफ फाइनाइटनेस ऑफ सेशन, आपको ये भी रिमाइंड कराते रहना है कि सेशन बहुत छोटे हैं, कम हैं, 6 सेशंस हैं सिर्फ, और कैसे जल्दी खत्म करना है. मेकिंग एन अप्रोप्रिएट रेफरल, और अगर आपको लगता है कि जो जिसकी काउंसलिंग कर रहे हैं वो आपसे ठीक नहीं होगा, इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो आप रेफरल दे सकते हैं उसको. कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रिंसिपल आता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना उसकी इन्फॉर्मेशन. ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ हेजिटेशन छुपाना नहीं है, आपको ओपनली उससे इस तरह से बात करनी है जैसे आप उसी की आत्मा है. फॉलोअप, यानी कि अगर वो आपके साथ काउंसलिंग हो रही है उसकी, तो कुछ टाइम के बाद आपको खुद फॉलोअप लेना है कि वो कैसा है पेशेंट जिसके आपने काउंसलिंग की थी. तो ये है शॉर्ट टर्म काउंसलिंग का टाइम पीरियड और कैसे करना है. नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ब्रीफ थेरेपी शॉर्ट टर्म थेरेपी को भी कहते हैं एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी भी है इसका नाम. तो ब्रीफ थेरेपी जो होती है बहुत छोटी थेरेपी मानी जाती है, और ये जो कोर्स है ये क्लासिकल साइको एनालिसिस में यूज़ होता है, जो 3 to 5 years का ट्रीटमेंट होता है और 2 to 3 सेशंस अ वीक भी चलता है. तो क्रिटिकल फीचर्स जो ब्रीफ थेरेपी के हैं कि टाइम जो है वो एक्सप्लिसिट होता है, थेरापेटिक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है इसमें. नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस ब्रीफ थेरेपी क्यों आई, कि ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से ब्रीफ थेरेपी आई, मतलब ब्रीफ थेरेपी अब क्यों यूज़ की जाती है. तो ऐसी क्या चीज़ें हुई थी पास्ट में, तो इसमें इन्होंने यही बताया कि क्या क्या डेवलपमेंट आया जिसकी वजह से हमने ब्रीफ थेरेपीज़ की है. इसमें भी रेड मार्क लगा, यानी कि यह आ सकता है. फर्स्ट है चेंज इन साइकोथेरेपी अकर्ड विद इन द फर्स्ट 10 सेशंस. पहले 10 सेशंस जो आप लेंगे किसी की भी थेरेपी का, वो कितना सक्सेसफुल है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ब्रीफ थेरेपी करनी है. अगेन इंक्रीज इंटरेस्ट इन हाउ टू मेक साइकोथेरेपी अवेलेबल टू लार्जर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. दूसरा था कि जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा साइकोथेरेपी में, तो हमारा ध्यान इसमें गया कि हम कैसे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं, साइकोलॉजिकल सर्विसेज पहुंचा सकते हैं. तो ब्रीफ थेरेपी हमें निकालनी पड़ी. थर्ड, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फेवरिंग ब्रीफियर थेरेपीज. जब ब्रीफ थेरेपीज होती हैं, छोटे थेरेपीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, लोग जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कम टाइम में हो जाएगी, चलो अच्छा टाइम बच रहा है, पैसा भी बच रहा है. तो इसीलिए इस डेवलपमेंट की वजह से भी हुआ. अगेन इंक्रीज इंटरेस्ट इन सो कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. अब किसी का अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना है, मतलब हमें ऑलरेडी पता प्रॉब्लम क्या है, तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ सोल्यूशन देना है, तो वो कम सेशंस में हो जाता है. जैसे कि बिहेवियर थेरेपी हो गया, मैराइटल काउंसलिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हो गया, ये सब ब्रीफ थेरेपीज के अंदर आ जाती हैं. फिर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट्स हैव ब्लॉस्टर्ड इंटरेस्ट इन ब्रीफियर थेरेपीज. बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि मैनेज्ड केयर स्ट्रांगली एनकरेज ब्रीफियर थेरेपी. जो जिसमें मैनेजमेंट ही सिर्फ पॉसिबल है उसमें ब्रीफ थेरेपी ही है. फिर
इफ़ेक्टिवनेस जो ब्रीफ थेरेपी का हमने देखा वो इस वजह से ब्रीफ थेरेपी ज़्यादा अच्छी है। फिर ट्रीटमेंट जो था मैन्युअलाइज्ड ट्रीटमेंट्स थे, यानी 1-to-1 होना। देन वर्चुअली थेरेपेटिक मॉडल, वर्चुअली जितने भी थेरेपेटिक मॉडल्स थे और स्कूल्स थे उन्होंने ऑफर किया ब्रीफ थेरेपी को, तो इस वजह से ब्रीफ थेरेपीज आ गई। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम ब्रीफ थेरेपीज देते हैं? प्रॉब्लम्स जिन में हम ब्रीफ थेरेपी देते हैं वो ये है, कोई कंसर्न इंडिविजुअल है, किसी इंडिविजुअल के कुछ कंसर्न्स है, जैसे कि किसी को सारे टाइम दूसरों पे शक ही होता रहता है, तो उसको हम ब्रीफ थेरेपी दे सकते हैं। एडोलेसेंट्स के साथ जब काम करना है तो ब्रीफ थेरेपी से होता है। कपल काउंसलिंग में होता है। क्राइसिस इंटरवेंशंस मतलब सपोज किसी कहीं पे फ्लड आया था और उस इंसान ने वो फ्लड को बिल्कुल नज़दीक से देखा है और उसको वो अब नाइटमेयर्स के फॉर्म में आता है, तो वो क्राइसिस इंटरवेंशन हो जाएगा। या हो सकता है कि कोई किसी की फैमिली में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो वो क्राइसिस इंटरवेंशन में आ जाएगा। ग्रुप थेरेपी भी ब्रीफ थेरेपी में होता है, यानी कि एक के साथ ना करके बहुत सारे लोगों को बिठा के जिनके साथ सेम चीज़ हुई है उनमें हो सकता है। पेरेंट ट्रेनिंग में हम ब्रीफ थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स को किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और बच्चे को पेरेंट्स सदमे में आ गए कि अब हम पूरे बच्चे की लाइफ लॉन्ग केयर कैसे करेंगे, तो हम उनकी ब्रीफ थेरेपी कर सकते हैं। फैमिली थेरेपी होती है, पूरी फैमिली के सपोज कोई बर्गलरी हुई है तो उन्होंने पूरा वो बंदूकें देख ली और उनको मर्डर करते हुए किसी को देख लिया तो पूरी फैमिली सदमे में आ गई, उसकी कर सकते हैं। या फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो उनकी कर सकते हैं, तो ये ब्रीफ थेरेपी में आता है। कॉमन आस्पेक्ट्स टू मैनी ब्रीफ थेरेपी, मतलब जितनी भी ये ऊपर की थेरेपीज बताई हैं उनमें कॉमन चीज़ें क्या होती हैं? कॉमन होती है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन या पैथोलॉजी अंडरस्टैंडिंग फोकस होता है इसमें। फिर एक्टिव पैसिव थेरेपिस्ट होते हैं इसमें, एक्टिव पैसिव रिसेप्टिव क्लाइंट होते हैं। देन शार्पली फोकस्ड एंड डिलिमिटेड थेरेपेटिक गोल होता है इनमें। एंड थेरेपेटिक एम्फेसिस ऑन पावर ऑफ थॉट और लैंग्वेज फॉर चेंज, मतलब हम थॉट पे और लैंग्वेज पे बहुत कॉमन होता है ब्रीफ थेरेपी में, हम इन दोनों में वो करते हैं। फिर लाइफ बियॉन्ड यूटिलाइजेशन थेरेपी भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सारी थेरेपीज में कॉमन होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स में कभी डाउट भी होता है, यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू और सम वे और द अदर, और आई विल मेक सम वीडियोज ऑन दैट। अब है काउंसलर जो होता है, किस किस लोगों की शॉर्ट टर्म काउंसलिंग करेगा, कौन कौन से इश्यूज ऐसे होते हैं, स्पेशल क्लाइंट पॉपुलेशन कौन सी है जिसमें ये शॉर्ट टर्म काउंसलिंग होती है। पीपल विद हु अब्यूज ड्रग्स, मतलब जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी कर सकते हैं, जिनको टोबैको लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनकी कर सकते हैं। अल्कोहल अब्यूज वालों की कर सकते हैं। PWDs जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं उनकी कर सकते हैं। लेडीज़ की कर सकते हैं। विक्टिम ऑफ अब्यूज़ की कर सकते हैं। ओल्डर एडल्ट्स की कर सकते हैं। ये सारी शॉर्ट टर्म काउंसलिंग कैटेगरीज है। शॉर्ट टर्म, और ये चाइल्ड विक्टिम्स जो होते हैं ऑफ चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ उनकी भी कर सकते हैं। नाउ जो चाइल्ड जो सेफ कुछ जो बच्चे जो सफरर होते हैं उनके कईयों के केयर टेकर भी होते हैं, लाइक PWDs हो गए, उनके भी केयर टेकर होते हैं। तो जो केयर टेकर हैं उनके, या जो लोग जो उनकी केयर में लगे हुए हैं, वो कैसे एक ब्रिज का काम कर सकते हैं काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। वो कैसे कर सकते हैं? अगर बच्चे का केयर टेकर है तो वो प्रिपेयर करेगा बच्चे को काउंसलिंग के लिए। पेरेंट भी हो सकते हैं केयर टेकर, और उसको एग्जिबिट करेगा स्टेबिलिटी, उनको बताएगा कि वो ठीक हो जाएंगे और उनको समझाएगा कि ऐसे स्टेबल रहो। देन सपोर्ट करेगा चाइल्ड को पूरे टाइम जब काउंसलिंग हो रही होगी तब। एक्चुअल काउंसलिंग सेशन में वो बच्चे के साथ आएगा, हेल्प करेगा बच्चे को खुद की फीलिंग और कंटेंट्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा केयर टेकर, और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा अब्यूज़र फैमिली और होम लाइफ से। कोई अगर उसे अब्यूज़ करता है तो उससे बचाएगा केयर टेकर। तो ये चाइल्ड सेफ पर्सन माना जाता है ये। नाउ वो क्लाइंट के कंसर्न्स क्या होते हैं जो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनकी शॉर्ट टर्म काउंसलिंग की जाती है, उनके क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। क्लाइंट के कंसर्न होते हैं कि वो इनएबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स,
वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, जैसे मैंने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, या रिमूवल फ्रॉम होम और रिमूवल ऑफ ऑफेंडर्स, या उनको घर से निकाल दिया गया है, या उन्हें गिल्ट शेम स्टिग्मा की फीलिंग आती है, या वो डिस्क्लोजर से डरते हैं कोई चीज़ उनकी खुल ना जाए, तो ये उनके कंसर्न होता है। जब काउंसलिंग के आ रहे हैं तो ये उनके खुद के कंसर्न भी होते हैं, उनको शेम लगती है काउंसलर को कुछ बताने के लिए, गिल्ट फील होता है या उनको लगता है कहीं उन्हें घर से तो नहीं निकाल देंगे अगर वो बताएंगे तो काउंसलिंग में। फैमिली और फ्रेंड्स को कहीं वो लूज ना कर जाएं, इस बात का डर रहता है। फिजिकल और सेक्सुअल इंजरीज जो हैं उनसे वो हील होना चाहते हैं, और हीलिंग कैसे होगी उसके लिए उनका कंसर्न होता है। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उनके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। डैमेज्ड गुड सिंड्रोम होता है जिनको, वो भी उनका कंसर्न होता है। हेल्पलेसनेस होती है लैक ऑफ कंट्रोल की, मतलब उनका कंट्रोल, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसकी उनको बड़ी हेल्पलेसनेस होती है कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, ये उनके कंसर्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 1 group B MPCE 023. I hope my video was useful to you in this chapter. So please subscribe my channel and share this video to rest of the students in your group and Facebook pages. Thanks for watching. Take care. Bye bye.